नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज का मुद्दा लेकर। और आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे, क्या बचेगी राजस्थान सरकार? राजस्थान सरकार पर काले घने बादलों का डेरा है। हालांकि गहलोत सरकार को जादूगर कहा जाता है और खुद वाकई एक जादूगर रहे भी हैं। इस बार भी इन्होंने जादूगरी से अपनी सरकार फिलहाल तो बचा ली है, लेकिन क्या वास्तव में उनकी सरकार बच पाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान में हर तरह का खेल खेला जा रहा है, मानसिक खेल खेला जा रहा है, सियासी बिसात बिछाई जा रही है और साथ साथ में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। एक और जहां सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेते हैं। 19 विधायकों की जो सदस्यता रद्द करने का मामला था, उससे संबंधित अपनी याचिका को वापस लेते हैं। तो वहीं कांग्रेस के एक नेता ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके कलराज मिश्रा यानी कि राज्यपाल को हटाने की मांग कर दी है। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है और इससे ज्यादा इतर अब कांग्रेस ने इसको सियासी घमासान में तब्दील करने का मन बना लिया है। तो यही कारण था कि आज राजस्थान को छोड़ करके पूरे देश के सारे राजभवन में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में भी बड़ा प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी हुई। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने भी गिरफ्तारी दी और साथ साथ में पीएल पुनिया ने भी अपनी इस पे धरना प्रदर्शन किया। तो इसके यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, बात हम अगर करें उत्तराखंड की, बात दूसरे प्रदेशों की करें, दिल्ली की, सब जगह राजभवन पर प्रदर्शन करके ये दिखाने की, ये जताने की कोशिश की कि देश में संविधान का और संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, राज्यपाल इसका हनन कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी। कांग्रेस के विधायकों के एक समूह ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दमन किया जा रहा है और कैसे संवैधानिक जो मान्यताएं हैं उनको खत्म किया जा रहा है। तो इन्हीं सब और ये लड़ाई लगातार चल रही। तो वहीं एक दूसरा मुद्दा जो निकल के आ रहा है वो ये कहा जा रहा है, विपक्ष का ये दावा है कि गहलोत सरकार दरअसल सत्र इसलिए बुलाना चाहती है कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं करना चाहती है, वो 19 विधायकों की सदस्यता को रद्द करना चाहती है और यही कारण है कि वो सत्र आहूत करने की मांग कर रही है। तो वहीं गहलोत सरकार का और कांग्रेस का ये कहना है कि राज्यपाल की संवैधानिक मजबूरी है कि वो जब कैबिनेट प्रस्ताव दे देता है तो राज्यपाल को बुलाना ही पड़ता है, सत्र का आह्वान करना ही पड़ता है। लेकिन अपने समय के मजे हुए खिलाड़ी और वर्तमान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक नई चाल चल दी है। कलराज मिश्र ने एक बार फिर से जो कैबिनेट का प्रस्ताव था उस पर कुछ सवाल लगाते हुए उसे वापस कर दिया है। 31 जुलाई तक विधानसभा का सत्र आहूत करने की बात की गई थी, लेकिन उसे वापस कर दिया। अब इससे सवाल ये उठा कि आखिर होगा क्या राजस्थान की सरकार बचेगी या जाएगी, या अगर वर्तमान में बच जाएगी तो कितने समय तक चलेगी। तीसरा सवाल, अब सचिन पायलट समेत 18 उन विधायकों का क्या होगा, क्या उनकी सदस्यता बचेगी या चली जाएगी। बीएसपी के 6 विधायकों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक याचिका दायर करके कहा गया था कि बीएसपी के 6 विधायकों की सदस्यता को बहाल किया जाए, हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें सियासी और कानूनी दोनों लड़ाई लड़ी जा रही है और अब सवाल उठता है कि आखिर होगा क्या बचेगी राजस्थान की सरकार। यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम इसमें कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दरअसल राजस्थान में चल क्या रहा है। राजस्थान पर कायम रहेगी अशोक सरकार।
या फिर हो जाएगा सूबे से उनका बटाधार। दिलचस्प मोड़ पर पहुंची राजस्थान की लड़ाई। विधानसभा सत्र पर क्यों टिकी राजनीति? गहलोत को सत्र से क्या होगा फायदा? राज्यपाल के कदम से किसे मिलेगा लाभ? बचेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान में सियासी रसूख की लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के हाथों से निकलकर अब विधानसभा स्पीकर, राज्यपाल और कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इस पूरी सियासी जंग में सबसे अहम किरदार में फिलहाल राज्यपाल कलराज मिश्र नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत का अब सीधा टकराव राज्यपाल से ही है। गहलोत 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने उनके इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। राज्यपाल ने ये कहते हुए सत्र का प्रस्ताव खारिज किया है कि जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब नहीं दिया गया है। बता दें, गहलोत सरकार ने कोविड पर अहम चर्चा के बहाने सत्र का प्रस्ताव दिया था। बताया जा रहा है कि सत्र के पीछे सीटों के नंबर का असली खेल हो सकता है, जिसकी वजह से राज्यपाल ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नंबर है असली वजह। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नंबर गेम। सचिन पायलट अपने साथ 18 विधायकों को लेकर कांग्रेस से बगावत कर गए हैं। सचिन पायलट के इस कदम से गहलोत सरकार खतरे में आ गई है। हालांकि अभी तक वो सरकार बचाने में कामयाब रही है और उन्होंने राज्यपाल को 102 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया है, लेकिन गहलोत की गाड़ी एकदम किनारे पर है। भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है, इसलिए विधायक अब तक होटल में विश्राम कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने जो स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का अभियान प्रारंभ किया है, उसके अंतर्गत मैं अपना विचार रखता हूं और उसका समर्थन करते हुए अनुरोध करता हूं महामहिम राज्यपाल जी से कि वे जो मांग राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा बुलाने की आई है, संवैधानिक तरीके से उसे आपको तत्काल स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपने संविधान की शपथ ली है। हम विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन सब कुटिल षड्यंत्रों का, जिस प्रकार से वे चुने हुए जनमत को खरीद कर वे अपनी सरकार बना रहे हैं और बनाना चाहते हैं। हम इसका डटकर विरोध करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा ही हमारा अधिकार है। राज्यपाल अगर विधानसभा सत्र की परमिशन देते तो अशोक गहलोत का पूरा प्लान सफल हो जाता। विधानसभा सत्र न होने से सचिन पायलट गुट को पूरा समय मिलेगा। कांग्रेस राज्यपाल पर गंभीर आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये भी आरोप है कि सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ मिलकर ही कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश रची है। ऐसे में राज्यपाल के इस कदम को सचिन पायलट के साथ ही बीजेपी की मदद के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि राजस्थान की पूरी सियासत फिलहाल विधानसभा सत्र पर आकर क्यों टिक गई है? सत्र बुलाने से गहलोत को क्या फायदा होगा और राज्यपाल सत्र पर ब्रेक क्यों लगा रहे हैं? और ये भी सवाल उठता है कि क्या राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार बच पाएगी या नहीं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो ये तीखे सवाल हैं। ये सवाल है कि आखिर होगा क्या? क्या वाकई संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? क्या ये पहली बार हुआ है कि देश में कोई संवैधानिक संकट खड़ा हुआ हो? भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि संवैधानिक नियमों, कायदे, कानूनों को तोड़ने का तो सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो कांग्रेस को ही जाता है। ठीक है, कांग्रेस को उसके किए की सजा भी मिल रही है। जिस तरह से उन्होंने सरकारें गिराई, 100 से ज़्यादा सरकारें गिराई धारा 356 का प्रयोग करके, अब उन्हीं की सरकारें लगातार गिराई जा रही हैं। गोवा से लेकर के कर्नाटक, मध्य प्रदेश या तमाम सरकारें हों, वो वहाँ पर धराशायी हो रहे हैं। उधर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें, मणिपुर और वहाँ की भी 2 सरकारें ऑलरेडी गिर चुकी हैं। लेकिन अब क्या वाकई एक फिर से संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है? क्या बचेगी सरकार? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मुकेश शर्मा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है सर, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सीपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, डीन है लखनऊ विश्वविद्यालय में, विधि विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, आपका भी
बहुत स्वागत है। हम सीधा रुख करेंगे मुकेश शर्मा जी का। मुकेश शर्मा जी, आप तो लंबे समय से राजनीति को कवर करते आए हैं, क्या कहता है आपका ज्ञान, क्या होगा अब? देखिए, अब राजस्थान में जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है कि इसको यूं कहना, एक कहावत है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। स्थितियां कुछ इस तरह से हो गई हैं, क्योंकि इसको आप अभी हम संवैधानिक संकट जैसी स्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन स्थिति यह यूं हो गई है कि कांग्रेस के 19 एमएलए जो हैं, जो 19 विधायक हैं, वो नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हैं और जयपुर छोड़ करके दिल्ली में हरियाणा में एक 5 सितारा होटल में जाकर के डेरा जमा देते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई अब अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है। अब सवाल ये है कि जब पहले ये स्टेटमेंट आया था, जब सचिन पायलट ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो उनका ये कहना था, उनका स्टेटमेंट ये था कि गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो गहलोत सरकार में जब उन्होंने बयान दिया तो वो खुद भी शामिल थे, वो मंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और उनके साथ 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल साथ थे, रमेश मीणा जी और वो राज्य मंत्री थे, और विश्वेंद्र सिंह जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब सवाल ये होता है कि जो आदमी खुद किसी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, वो अपनी सरकार के लिए कहे कि वो बहुमत में नहीं है, तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति थी। उनको कहना ही चाहिए था, या उनको जो शुरुआत में जो बयान देना चाहिए था वो देना चाहिए था कि अशोक गहलोत के पास विधायक दल में बहुमत नहीं है। इसलिए हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया वो नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, और वो आज भी इस मांग पे कायम है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी जी, उन्होंने स्पीकर को शिकायत दी और ये कहा कि साहब इन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके विधायकों ने और व्हिप का उल्लंघन है और विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, इसलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए। स्पीकर ने आनंद फानंद में उनको नोटिस जारी कर दिए। नोटिस जारी करने के बाद वो लोग इसको लेकर के हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने नोटिस को चुनौती दी और उन्होंने कहा कि हमारा जो भी कार्य है या ये जो होता है वो सिर्फ सदन के अंदर लागू होता है, और वो भी तब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, उससे पहले या बाहर की गतिविधियों के लिए पार्टी का कोई व्हिप लागू नहीं होता है। नंबर 1, मतलब विधायक दल के जो मुख्य सचेतक होते हैं उनका वो व्हिप लागू नहीं होता है, पार्टी का कोई व्हिप होता ही नहीं है एग्जैक्टली। अब समस्या ये हुई कि उसमें वो आए नहीं, और हाई कोर्ट में आने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ी गलती उनसे हुई है कांग्रेस से कि स्पीकर के नोटिस को चैलेंज किया। वहां से नोटिस होते हैं और स्पीकर कोर्ट में जरिए वकील अपीयर हो जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि अब तक इस वक्त तक जो भारत का जो स्थापित कानून है उसके तहत स्पीकर की किसी भी कार्रवाई को कोई भी कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता स्पीकर की कार्रवाई में जब तक फाइनल ऑर्डर ना दे दें। ठीक है, ये स्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से ये गलती हुई, और ये कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो वो जाने, लेकिन इससे ये पुख्ता हो गया कि कांग्रेस में फिलहाल इस समस्या से लड़ने के लिए कोई समन्वय नहीं है। आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए, जो चाहे वो कानूनी लड़ाई को लेके हो और राजनीतिक मुद्दों को लेके हो, और चाहे वो कोर्ट में जाने या नहीं जाने को लेके हो। अब आप देखिए सीपी जोशी जी ने जैसे ही 24 तारीख का जो ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, उसमें यथास्थिति के आदेश कर दिए हाई कोर्ट ने, जो नोटिस उन्होंने जारी किए थे। अब जब स्थापित कानून ये है कि स्पीकर की कार्रवाई में जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं हो कोई कोर्ट दखल नहीं दे सकता, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्पीकर अपीयर क्यों हुए? स्पीकर को एक लाइन का स्टेटमेंट देना चाहिए था। तो कांग्रेस ने की, इसमें कोई शक नहीं। गलतियां अगर कांग्रेस नहीं करती तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाती। वो और एक गलती नहीं, अनेक गलतियां किया। गोवा से स्टार्ट हुई गलतियां, उसके बाद कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक से होते हुए तमाम मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में भी पहुंच गए। आप बने रहिए सर, हम आएंगे दोबारा से आपके पास में। अपने और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सीपी सिंह साहब आपके पास आएंगे। कुछ कानूनी, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं, वो समझेंगे आपसे। मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि स्पीकर के आदेश का कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, और कांग्रेस ने जो ब्लंडर किया वो
स्पीकर की तरफ वकील को लेकर के कोर्ट में पेश हो गए। क्या ये एक वाकई ब्लंडर था? यस सर, हाँ प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुकेश जी ने जो कहा कि कांग्रेस से ये ब्लंडर हुआ, क्योंकि स्पीकर को पावर होती है जैसी जो कार्यवाही करना चाहे करे, जब तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं होता है तब तक उसके ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाया जा सकता है। तो कांग्रेस से ये ब्लंडर हुई है और उसको ये नहीं करना चाहिए था जो किया है उसने। तो ये कार्यवाही जो है जी, हाँ दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि राज्यपाल, अभी तक का जो नियम था कि राज्यपाल बाध्य होता है कैबिनेट के प्रस्ताव को पारित करने के लिए, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कलराज मिश्रा जी एक बड़े मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में उन्होंने राजनीति की है और उन्होंने बहुत कुछ सवाल खड़े करके वो कैबिनेट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हाँ प्रदीप जी, ऐसा है कि राज्यपाल की पावर्स के बारे में संविधान के आर्टिकल्स 174 का क्लास 1 और 163 दो आर्टिकल है। 174 ये कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में प्रावधान करता है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। 174 ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, क्लास 1 है, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। क्लास 2 है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में उस संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए। प्रदीप जी, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं 174 और 163, उसमें हालांकि सीधे नहीं लिखा है कि राज्यपाल जो है बिल्कुल बाउंड ही है मानने के, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो केस हुआ था नवम जो है राबिया वाला केस 2016 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट दिए थे, उसमें एक कहा था कि 163 और 174 को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो उसके अनुसार जो है राज्यपाल जो है बुलाने के लिए जो है बुला सकता है, भंग कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जब मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पारित किया हो, इसके अलावा जो है उसे बुलाने या भंग करने जो है विधानसभा को बुलाने या उसे भंग करने का राइट है। लेकिन जो है क्योंकि संविधान का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है जीरो ही रहेगा, कुछ वो नहीं, क्लेरिफिकेशन नहीं मान सकता है। तो राज्यपाल को संतुष्ट होना भी जरूरी है कि जो है क्यों बुलाया जा रहा है, और ये जो सत्र बुलाया जा रहा है ऑर्डिनरी सत्र नहीं है, ये विशेष सत्र है। तो राज्यपाल को कुछ क्लेरिफिकेशन मांगने का अधिकार है और जैसा कि उन्होंने मांगा भी है। जी नहीं, ठीक है, मांगने का अधिकार है, लेकिन अभी तक जो आपने बताया कि 16 में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके हिसाब से राज्यपाल बुलाने के लिए कैबिनेट का जो प्रस्ताव होगा उसके हिसाब से अब गहलोत सरकार ने कहा है कि वो पैंडेमिक के लिए डिस्कस करना चाहते हैं, वो बाढ़ के लिए डिस्कस करना चाहते हैं, वो तमाम चीजों को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं। आप सरकार आप सत्र आहूत करिए, ऐसे में तो उनकी संवैधानिक बाध्यकारी हो जाती है ना। क्योंकि राज्यपाल भी जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वो साथ नहीं बैठ सकता है,
उसको भी यह संतुष्ट हो जाना चाहिए कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना होगा बुलाने से। दूसरा यह है कि विधायकों को जो प्रिविलेजेस मिली है, इम्यूनिटीज मिली हैं, उनको उन पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा, उनको किसी उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं होगा, और विधायकों को समय भी जो है पर्याप्त जो है आने जाने का मिलना चाहिए। उनको ये लगे कि कहीं पर विधायकों के साथ किसी तरीके की जो है अनहोनी घटना तो नहीं हो सकती है। तो ये सब जो है देखने का राइट उसका है। और फिर इसके अलावा इस समय कोरोना बीमारी चल रही है, फिर भी देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी नहीं, जहां पर 1000-2000 आदमी नहीं, वो सब ठीक नहीं, वो सब ठीक है, नहीं ये सब ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते का समय देना पड़ता है जिससे विधायक आराम से आ जाए। और राजस्थान की सरकार ने 31 जुलाई का टाइम रखा है सत्र आहूत करने के लिए, ऐसे में तो पर्याप्त टाइम दिया गया ना। अब ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि पर्याप्त विधायकों के लिए है कि नहीं है, कहाँ है विधायक भी जो है पूरे जो है कहीं जो है कांग्रेस वाले कुछ और हैं, जो सचिन पायलट गुट के कहीं और हैं, है ना। आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा कि कैसी परिस्थितियां हैं। और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ राज्यपाल पर निर्भर है, राज्यपाल चाहे तो मनमानी कर सकता है। नहीं, मनमानी तो नहीं कर सकता है, लेकिन जो है सेटिस्फेक्शन उसका जरूरी है। भाई सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? आप कहते रहिए अब आपकी बात से संतुष्ट नहीं होते तो मनमानी हुई ना। नहीं, इसके लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो है केस लंबित ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मनमानी करता है, ऐसा नहीं कर सकता वो। उसको सेटिस्फेक्शन तो जरूरी है। ठीक है सर, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है सर, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। और संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री रहे, काफी अनुभव है उनका। संदीप जी, क्या ये खेल कानूनी है, संवैधानिक है या सियासी है? कांग्रेस अब किस तरह से लड़ना चाहती है इसको लेकर? जी, पूरी तरह से सियासी है। और ये पहली बार नहीं है, ये जहां भी है पूरे देश में जब सरकार बदलती है तो केंद्र सरकार वहां पर अपना राज्यपाल नियुक्त कर देती है और सीधे तौर पर वो पॉलिटिकल लोगों को नियुक्त कर रही है, जबकि यहाँ पर विधि विशेषज्ञों को, संविधान विदों को और एक्सपर्ट लोगों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने की सोच थी। जब संविधान निर्माण किया गया था तो संविधान निर्माण समिति की सोच यही थी कि यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन आज पॉलिटिशियंस को नियुक्त इसलिए किया ही जाता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे जेब में रहिएगा, जेबी रहिए। तो गवर्नेंस टोटली आप देखिए तो जेबी काम करते हैं वो, और केंद्र सरकार के इशारे पर पूरा का पूरा काम करते हैं। विवेक उनका वही है जो केंद्र सरकार का विवेक होगा, वो गवर्नर का विवेक दिखता है। तो पूरा दिल्ली के इशारे पर काम होता है कि कब विधायकों को क्या मैनेज करना है। सचिन पायलट जी को लगा था कि हम पूरी संख्या लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनको रास्ते में पता चला कि संख्या पूरी नहीं है, विधायक लौट गए आधे रास्ते से। ऐसी स्थिति में जो विधायकों का संकट है उसको, उस इंटरवल को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार डिटेन कर रही है। राज्य सरकार राजस्थान की चाह रही है कि डिटेन न किया जाए, तुरंत करा लिया जाए, मैंडेट सामने आ जाए और जब एक बार हम अपना दिखा दें समर्थन तो बात खत्म हो जाए, जोड़ तोड़ की बात खत्म हो जाए। कम से कम 6 महीने का तो 6 महीने की फुर्सत हो जाए जी। लेकिन केंद्र सरकार अभी वो संख्या नहीं पाई है जो वो चाहती थी। उसका जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वो, वरना तो कहती 5 घंटे मोहम्मद सिद्ध करो, मौका ही ना देती राज्य सरकार को। लेकिन चूंकि वो संख्या, वो जादुई संख्या उसके पास नहीं है, इसलिए वो डिटेन करना चाहती, लंबे समय के लिए अभी वो नहीं चाहती है। वरना आपने जो कहा कि 31 जुलाई का समय मांग रही थी राज्य सरकार, कोई तुरंत नहीं बुलाना चाह रही थी बैठक, और 31 जुलाई को भी गवर्नर तैयार नहीं है। दूसरी बार मंत्रिपरिषद ने भेजा और संविधान में कई उपबंध हैं जिसमें यह चीज है कि दूसरी बार अगर मंत्रिपरिषद पास करती है तो वहां पर वित्त विधेयक तक के लिए लिखा है कि मानना होगा। लेकिन यहां पर एक सामान्य बात है कि हम एक बैठक बुला रहे हैं, एक हम वहां पर सदन बुला रहे हैं और वहां पर, और राजस्थान में कोरोना की स्थिति भी काफी नॉर्मल है, राज्य सरकार बहुत अच्छा काम की। उस स्थिति में वहां के सीएम ने कहा भी कि मैं सबका टेस्ट भी करा दूंगा जितने विधायक हैं, उसके बाद आप बुला लीजिए। लेकिन वहां पर गवर्नर किसी स्तर पर तैयार नहीं है। तो सीधे सीधे तौर पर राज्य सरकार को गिराना चाहते हैं। पूरा देश जान रहा है इस चीज को कि वो जो उन्होंने एमपी में किया है वही यहाँ पर पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। आगे उनका निशाना महाराष्ट्र भी हो सकता है। आपने कहा गोवा से शुरू हुआ था,
और वो आगे कहां तक जाएगा वो पता नहीं है। सीधा मतलब जनता की चुनी हुई सरकार के साथ आप मजाक मत करिए, जनता ने चुना है उसको चलने दीजिए। आपको एक आखिरी सवाल से मुझे ब्रेक पर जाना है। एक सवाल यह है कि कांग्रेस को उसकी करनी का फल भुगतना पड़ रहा है क्या? क्योंकि कांग्रेस ने जो 48 साल राज किया और दूसरी पार्टियों को मिलाकर के 60 साल राज किया, उसमें 356 लगा करके 100 सरकारों को बर्खास्त किया, तो करनी का फल तो भुगतना पड़ेगा ना उसको। नहीं, कांग्रेस में निश्चित तौर पर वो होता रहा, लेकिन कांग्रेस और आज की सरकार में एक मौलिक जो अंतर दिखाई दे रहा है कि पहले जो ये चीजें खेल होता था वो दिखता नहीं था, जनता तक वो चीज गंध नहीं जाती थी। हाँ। आज वो सड़ांध जनता तक पहुंच रही है। कैबिनेट की सड़ांध या आपकी पार्लियामेंट के अंदर की या आपकी विधानसभा के अंदर की पहुंचे, उसके स्थान तक पहुंचे, वो महसूस करे, ये बड़ा परिवर्तन है। तो आज ये चीज जो जनता देख रही, इसके बाद क्या होगा बता देती है कि ये हुआ है, वहां पकड़ा गया अपराधी, इसका एनकाउंटर होगा कि नहीं होगा, आप जनता पूछ लिए बता दे किस वाले का होगा और किस वाले का नहीं होगा। पहले क्या है कि दिखता था नेचुरल और अंदर कुछ भी रहता रहा हो। आज नेचुरल कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक दिखता है कृत्रिम, ये ऐसा है तो होगा। ये वो ऐसे विधानसभा में सबको पता है कि हम पे हर हालत में सरकार गिराई जाएगी। हो सकता है 4 दिन में गिरे या 40 दिन में गिरे, लेकिन सरकार गिरनी ही है। अच्छा, मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि राजस्थान की सरकार को जाना ही है। जी हाँ। और इसी बात पर हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, क्योंकि संदीप जी ने भविष्यवाणी कर दी है कि राजस्थान की सरकार को जाना ही है, आज नहीं जाएगी तो कल जाएगी, इसीलिए समय का इंतजार किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे कि आखिर अब सरकार अगर बचेगी और तो चलेगी कितना दिन। जैसा कि अगर बहुमत साबित कर लेते हैं तो भी माना जाता है कि 6 महीने की ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन अगर विधायक साथ छोड़कर चले जाएंगे तो सत्र तो दोबारा बुलाया जा सकता है और सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम दोबारा चलेंगे मुकेश शर्मा जी के पास में। मुकेश शर्मा जी, संदीप शुक्ला जी कह रहे हैं कि सरकार तो जाएगी ही, आज नहीं जाए तो 4 महीने बाद जाएगी, 2 महीने बाद जाएगी, आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं इस बात पे पुख्ता तौर पे कुछ भी नहीं कह सकता कि सरकार का जाना तय है या नहीं है। कल जाएगी, परसों जाएगी, 6 महीने बाद जाएगी, साल भर बाद जाएगी, कहना बहुत ही मुश्किल है और इसको लेकर के कोई आधार नहीं है मेरे पास जिसके आधार पे मैं आपको ये राजनीतिक जो अनुभव है वो क्या कह रहा है? मेरे को लगता है कि सरकार जो है फिलहाल संकट में है
लेकिन मैं ये पुख्ता तौर पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार 4 महीने में जाएगी कि 6 महीने में जाएगी। ये बात सही है कि अभी फिलहाल जो है सरकार के जाने के हालात तो नहीं है, नहीं लग रहे कि सरकार चली गई है, क्योंकि राज्यपाल भी ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री को कि आपके उससे विश्वास मत हासिल करने के लिए किसी ने कहा नहीं है, किसी ने डिमांड नहीं की है, आप अपना काम कीजिए। सरकार और मंत्री जो है, विधायक जो है, वो अपना अपना काम करें आराम, कोई किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। कुल मिलाकर के जो हालात है, आपको किस पूरे हालात को टोटलिटी में देखना पड़ेगा। वो टोटलिटी में अगर हम देखते हैं तो उससे ये साफ है कि इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी शामिल है और बीजेपी ही ये पूरा खेल कर रही है। शुरू से ही उन्हीं की योजना थी और वो बात अलग है कि उनको बीजेपी को ये योजना तभी सफल हो पाई जब उनको कांग्रेस के अंदर कुछ बागी विधायक मिल गए। निश्चित तौर पे सुराख था दीवार में कांग्रेस की, इसलिए बीजेपी अंदर घुसने में कामयाब हो गई। ये बात सही है, लेकिन अब बीजेपी जिस तरीके से खेल को खेल रही है, ये आप और हम सब जानते हैं और दिख भी रहा है कि जिस तरह से खेल खेल रही है उसमें पूरी कोशिश ये है कि विश्वास मत हासिल नहीं करने दिया जाए। सचिन पायलट और उनके साथ के जो 18 विधायक हैं उनको बचा के रखा जाए ताकि वक्त पड़ने पे वो काम आए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल जब हालात खराब होंगे या विपरीत हालात होंगे, अशोक गहलोत अगला कदम क्या उठाएंगे, इस बात की किसी को कल्पना नहीं है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे जी, एक चीज ये है मुकेश जी की जो कांग्रेस के विधायक हैं हेमराज, सचिन पायलट के गुट के हो गए हैं जो इस समय, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के 10 से 15 विधायक अभी भी हमारे साथ हैं और अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो हमारे पाले में आ जाएंगे। क्या यही कारण है कि राज्यपाल कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है और अपने विधायकों को खुला छोड़ दीजिए जिससे कि उनका शिकार किया जा सके? हो सकता है ऐसा हो, चूंकि वो कुछ कह रहे हैं। देखिए, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अशोक गहलोत कैंप की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं कि परसों 3 विधायक आ जाएंगे, तरसों आ जाएंगे, फलानी तारीख को आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। पर सवाल यह है कि अगर आना हो, अगर ये पुख्ता है कि सचिन पायलट कैंप के जो अभी तक उनके साथ हैं 3 या 4 विधायक वो आ सकते हैं अशोक गहलोत जी के साथ, तो आप मुझे ये बताइए अगर आने वाले हैं तो अशोक गहलोत कैंप इसका खुलासा पहले कैसे करेगा? कोई करता है? इसका मतलब ये तय है कि ये कुछ एक गिमिक है और कुछ नहीं है। ये खुद को तसल्ली देने की या अपने साथ वाले विधायकों को तसल्ली देने की एक कोशिश पर लगती है मुझे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। और जो आपका सवाल है उसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस मसले को लंबा लटकाया जाए। जितना लंबा इसको हम खींचेंगे उतना इनका मनोबल टूटेगा। अशोक गहलोत पे और उनके साथियों पे प्रेशर डेवलप होगा। जैसे जैसे प्रेशर डेवलप होगा वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो वो उसका फायदा उठाएंगे। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो संवैधानिक प्रमुख है और उनको सरकार से अगर सत्र बुलाने की कह रही है, सरकार ने सिफारिश भेजी है मंत्रिपरिषद ने, उसमें उनकी बात जहां तक कि कोरोना की वजह से आप कैसे बचाव करेंगे, 1200 लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा और 200 विधायक होंगे और करीब 1000 लोगों का स्टाफ होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि पूरा शहर खुला पड़ा है, पूरा जयपुर शहर खुला पड़ा है, पूरा देश खुल गया है, अब तो उनकी कौन रक्षा कर रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे मुकेश जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जरा ये बता दीजिए कि क्या अब कांग्रेस को लग गया है कि वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी और कानूनी लड़ाई बड़ी लंबी होगी, इसीलिए वो सियासी लड़ाई लड़ना चाहती है और यही कारण है कि आज उसने देश के सभी राजभवनों पर प्रदर्शन किया जिससे कि एक मैसेज जा सके। राजस्थान को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि राज्यपाल कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था का क्या होगा और गहलोत सरकार को डर लग गया कि कहीं इसी मुद्दे पर सरकार बर्खास्त न कर दी जाए। हाँ बिल्कुल, अब कानूनी लड़ाई का तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया और सिंह साहब ने भी उस बात की तायीद की है कि शुरुआती दौर में ही कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती कर, जिस तरह से स्पीकर को कोई जरूरत नहीं थी हाईकोर्ट में जवाब देने की, हाईकोर्ट के किसी प्रश्न का जवाब देने की, हाई आदेश करता उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए थी, स्पीकर को कोई लेना देना नहीं था उनका। वहां पे उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी, भई वो सद्भावी तौर पे दी हो ताकि एक संवैधानिक संस्था और दूसरी संवैधानिक संस्था का आदर करने के लिहाज से दी हो, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को दूसरे तरीके से लिया।
आप समझ रहे हैं। और उसकी वजह से आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने गर्दन अपनी चला के फंसा दी, उनको किसी ने कहा नहीं था। एक चीज और समझ लेता हूं आपसे, नहीं वो स्पीकर की बात हो गई सर, हमारे दर्शक एक एक चीज को समझ ले, कोशिश हमारी यही है। एक और चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजभवन को पूरे देश में घेरा और गिरफ्तार हिरासत में लिए गए कांग्रेसी, उसका कोई माइलेज मिलेगा कांग्रेस को क्या? एक राजनीतिक लड़ाई है। इसी तरह से सड़कों पे सबसे पहली बात तो आपको कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि वो लंबे समय के बाद किसी तरह से जागी और सड़कों पे उतरी, भले ही वो इस मुद्दे पे उतरी हो, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है वो देश की। पूरे देश के अंदर अगर किसी पार्टी की सबसे ज्यादा मतलब जड़ें हैं तो वो निश्चित तौर पे कांग्रेस की, आप और हम सब जानते हैं। भले ही आज वो हालात उनके खराब हो, राजनीतिक तौर पे आज उनकी पार्टी की सीट नहीं है, सरकारें नहीं है, 44-45 उनके सांसद बचे हैं, और जो विधायक हैं वो आए दिन छोड़ के जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, बिक रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी अगर एज ए पार्टी देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी की जिम्मेदारी है कि उसको इस वर्तमान सरकार के खिलाफ जो नीतिगत मसले हैं उन पे अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, अब सड़कों पे उतरना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन आज जब ये पार्टी ने सड़कों पे उतरने पे बहुत देर कर दी, सियासी लड़ाई पे, सियासी पार्टी है तो सियासी लड़ाई लड़ेगी, इसमें क्या दो रहे हैं? बिल्कुल, वो मंदिरों में पूजा करने तो आए नहीं है। लेकिन मुकेश जी, कांग्रेस बहुत देर से जाग रही है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में जो सामंजस्य इकाई हो, और चाहे वो केंद्रीय इकाइयां हो, केंद्रीय के नेता हो, उनके बीच में जिस तरह के सामंजस्य का अभाव है वो उनको बहुत भारी पड़ रहा है। आज कांग्रेस के पास अपनी कोई मजबूत लीगल टीम नहीं है, उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही है। वकीलों की बजाय वो नेताओं के सलाह पे ज्यादा चल रहे हैं, जबकि देखिए आप और हम सब जानते हैं, हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं लेकिन वकील ही होते हैं, वो काम उनका है। वो एक सवाल और आपसे समझना है जी, सवाल ये एक, अब जो विधायक हैं अशोक गहलोत के, उन्होंने चिट्ठी लिख दी राष्ट्रपति को कि राज्यपाल संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये उनका अधिकार है, चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखने से प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को लिखने से क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप और हम सब जानते हैं। उस चिट्ठी को कौन कितना गंभीरता से लेगा ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इसलिए इस विषय इस मुद्दे पे कि साहब उन्होंने चिट्ठी लिख दी राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शिकायत कर दी, मतलब कि क्या इसका क्या फर्क पड़ना है? राज्यपाल अपनी मर्जी से कर रहे हैं सब। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको या बीजेपी को या कांग्रेस को सब समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो है वो कांग्रेस ने किया, सबसे ज्यादा सरकारें अभी आपने भी बताया कि कांग्रेस ने गिराई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज बीजेपी को अधिकार मिल गया वो उसी काम करने का। बिल्कुल ठीक बात है, तौर पे कर रही है, कर नहीं रही है, विधायकों को खरीदना तोड़ना। आप मुझे बताइए, मैं विधायक हूं आज किसी पार्टी का, या मान लीजिए कांग्रेस का विधायक हूं, मैं बिना मतलब में इस्तीफा देकर के क्यों जा रहा हूं? क्या हो गया मेरे को अचानक से? इस्तीफा आप इसलिए जाइए ना क्योंकि आपको पैसा मिलेगा। दिया जाता हूं, कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ले लेता हूं 6 घंटे बाद। अरे सर आजकल आदमी क्या चाहता है? पैसा और पद, और अगर आपको दोनों चीज मिले तो आपको दिक्कत क्या है? आप जल्दी से विधायक बन जाइए। मुकेश जी, दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से जब मौका मिला है किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए नैतिकता की दुआइयां देना, नैतिकता की बातें करना, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, बेकार की बात है, कोई नैतिकता नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मुकेश जी बने रहिए हमारे साथ। सीपी सिंह साहब का रुख करेंगे। सीपी सिंह साहब, एक जो बड़ा मुद्दा है कि आज 6 जो विधायक थे बसपा के, वो तो कांग्रेस ने पहले ही अपने में पूरा मर्ज करा लिया था। आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के जो राइट हैंड है मिश्रा जी ने व्हिप जारी कर दिया कि आप लोग कांग्रेस को वोट मत दीजिए। इसके क्या मायने है? इसकी क्या लीगलिटी है? ये जो अपनी सचिन पायलट के लिए कांग्रेस कह रही है, वही जो है इनकी तरफ इनके लिए भी होनी चाहिए। जो 6 विधायक थे पहले अपने में किया, अब वो जो है वो फिर जारी कर रहे हैं, तो फिर वही चीज सेम आनी चाहिए, है ना? दो वो नहीं हो सकते हैं। सिंह साहब, क्या सतीश मिश्रा जी व्हिप जारी कर सकते हैं?
पार्टी महासचिव जारी कर सकता है ये विधायकों के लिए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ये देखना पड़ेगा कि कौन जारी कर सकता है, अध्यक्ष कर सकता है, कौन कर सकता है। अभी तक तो जो सीएलपी का लीडर है वही व्हिप जारी करता है सर। ये सही है, आपने कहा कि जारी कर सकता नहीं, उस पर लीगल टीम पर जाया जा सकता है जी। जारी करने जो विधानसभा के अंदर पार्टी का जो नेता चुना जाता है या व्हिप का इशू करने का जो नेता चुना जाता है वही व्हिप जारी कर सकता है। सवाल उठाया कि क्या सतीश मिश्रा व्हिप जारी कर सकते हैं? मेरा ख्याल है वो जो है जब जो सदन का नेता ही वही जारी कर सकता है जी। विधायक दल का जो नेता होगा या मुख्य सचेतक होगा वही जारी करता है। अभी तक तो यही है, उसकी वैधता को देखना पड़ेगा। तो सिंह साहब क्या जी सिंह साहब क्या यही कारण है कि हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक रिट याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया बसपा के विधायकों को लेकर? लीजिए, उसको खारिज नहीं किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं मदन दिलावर, उन्होंने स्पीकर के सामने जो बीएसपी के विधायक जो कांग्रेस में शामिल हो गए उसके खिलाफ एक अपील पेश की थी और उस अपील को काफी समय से वो हो गया था। उन्होंने मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और उसमें ये शिकायत की थी उन्होंने कि साहब मैंने स्पीकर को दे रखी है मेरी अपील, लेकिन स्पीकर उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये उन्होंने याचिका दायर की थी। अब इधर उन्होंने याचिका दायर करी और कल जो ये खुलासा हुआ कि स्पीकर ने जो उनकी अपील थी मदन दिलावर जी की, बीजेपी के विधायक है, उसका निपटारा कर दिया है। तो आज वो जब हाईकोर्ट में लगी मदन दिलावर जी की जो बीजेपी के विधायक है, उनकी पिटीशन जब सुनवाई के लिए गई तो उनको बताया गया कि स्पीकर ने वो जो मदन दिलावर की जो अपील थी उसका निपटारा कर दिया है और उसका आदेश भी उनको आज दे दिया है। तो वो याचिका जो हाईकोर्ट में थी वो सारीन हो गई, वो बेकार हो गई, इसलिए वो सारीन होने के आधार पर उसको खारिज कर दिया। बिल्कुल ठीक करें वो तो ठीक है, नहीं हुई है, वो याचिका सारी होने के कारण खारिज हो गई। बिल्कुल सीपी सिंह साहब आपसे समझना चाहेंगे कि अब होना क्या चाहिए, अब होगा क्या? राष्ट्रपति के पास चिट्ठी लिख दी है कांग्रेस के विधायकों ने, क्या राष्ट्रपति इस पे कोई एक्शन ले सकते हैं? देखिए, ये विधायकों का राइट है, जैसा मोदी ने कहा कि जो है राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को जहां चाहे वो लिख सकते हैं। इसका कोई मेरा ख्याल उस पर वो नहीं होना है। होना जो कुछ है वो कोर्ट से ही होना है जी। कोर्ट ही कोई ऑर्डर करेगा कि क्या होना है तभी होगा, और अदरवाइज जो है राज्यपाल का सेटिस्फेक्शन पर वो जो रोक सकते हैं थोड़े दिन, बहुत लंबे समय तक वो भी नहीं रोक सकते हैं, कि बुलाना ही पड़ेगा। वो ज्यादा समय तक वो भी नहीं रोक पाएंगे, राज्यपाल भी नहीं रोक पाएंगे। नहीं, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सिंह साहब, राष्ट्रपति के पास में जो एक राइट होता है, पॉकेट राइट, कि वो किसी भी चीज को पॉकेट में रख करके भूल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है कितना टाइम होगा। क्या वही अधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है? लिमिट लगाई गई है, लिमिट लगाई गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लंबे समय तक जैसे राष्ट्रपति जैसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जी। एक बार है उन्होंने क्या, दोबारा फिर अब ये प्रस्ताव पास करके भेज देंगे, मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। तो सदन को, सत्र को तो बुलाना ही पड़ेगा उनको, लंबे तक नहीं रोक सकते हैं। नहीं तो अभी बार बार क्वेरी लगा के भेज सकते हैं ना, कितने बार क्वेरी लगा के भेज सकते हैं? वो बार बार लगाएंगे, है ना, हर बार थोड़ी लगा सकते हैं, हर बार तो ऑलरेडी हो गया है ना। नहीं, अब की बार जो उन्होंने लगाई है कुछ वैसी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इररिलेवेंट आप कह सकते हैं, भले वो रीजन उनका जो भी रहा हो, उनके पीछे मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन इररिलेवेंट नहीं कह सकते उनको। चलिए लाना ही पड़ेगा जी। अब ये जल्दी से ये भी बता दिए सिंह साहब कि उन 6 विधायकों का क्या स्टेटस है इस समय, क्या उनको कांग्रेस में मर्ज मान लिया जाए या अभी क्या स्टेटस है उनका? जो है कोई नया आदेश कोर्ट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने निस्तारण कर दिया है स्पीकर ने, तो उनका इस समय उनकी वैलिडिटी जो है कांग्रेस में शामिल माने जाएंगे वो। लेकिन जो है वो ऐसा नहीं, कोई न कोई जो है कोर्ट जाएगा, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा, तब जो भी आदेश होगा कोर्ट का माना जाएगा। उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, वो आजकल में चैलेंज हो जाएगा। वो भी आपने बताया कि वो ऑर्डर जो है आज वहां रख दिया गया, तो लाइन वाइड हो गई उनकी रेट,
अब नहीं ये करेंगे, हो रही होगी, तैयारी कर रहे होंगे लोग, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब सब तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही है, कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयारी है, और सियासी लड़ाई भी चल रही है, संवैधानिक लड़ाई भी चल रही है, सब तरफ लड़ाई चल रही है। आप बने रहे सर हमारे साथ में, हम संदीप जी का रुक। संदीप जी, आप तो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, क्या लगता है अब होगा क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई केवल कुर्सी की है जी। मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट को दिलाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के कोई आदमी बैठेगा, अभी तो इसी की लड़ाई अंदर अंदर है। वसुंधरा राजे की लड़ाई है अंदर अंदर, वो खुद नहीं, उनकी पार्टी में भी है, इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एमपी की तरह नहीं है यहाँ पर कि बड़ा क्लियर कट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पहला तो अभी यही है, अभी आप बसपा की बात कर रहे थे, क्लियर कट बसपा वो आपने ठीक कहा कि वसुंधरा के 45 विधायक जो उनके डेड समर्थक हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो यही एक लड़ाई त्रिकोणी बना रही है तो ये सीधी लड़ाई नहीं है, यहाँ बहुकोणीय लड़ाई है। बसपा के जो विधायक हैं जो कांग्रेस के पाले में बहुत पहले जा चुके हैं, वहां चाहे जो लड़ाई लड़े, लेकिन कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध है, क्योंकि पूरे के पूरे विधायक जा चुके हैं, 2/3 भी नहीं 100% विधायक जा चुके हैं बसपा के। तो कौन सा कानून रोकेगा उनको विलय को? पहले तो नियम था कि 1/3 फिर 2/3 आए, जहां 100% विलय है तो कोई भी चैलेंज नहीं है वहां पर। लड़ाई चाहे जो लड़ेगी वहां हारेगी भारतीय जनता पार्टी, या जो भी लड़ेगा वो हारेगा। तो यहां पर बहुत क्लियर कट नहीं है। नहीं, एक चीज मैं समझ लूं, डॉक्टर सीपी सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है जिसमें यह कहा गया कि 2/3 अगर लोग टूट कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या 2/3 विधायक ही हैं, या उसमें यह भी कहा गया कि पार्टी के 2/3 लोग टूट कर जाए तब एंटी डिफेक्शन लॉ होगा? 2/3 जी, पार्टी के 2/3 पर है तभी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। लेकिन ये लोग करते क्या है कि वो खुद तो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, खुद तो बाहर नहीं हो रहे हैं, इनको बाहर जब किया जाएगा तो वो लागू नहीं होगा। तो इसलिए जो है 2/3 पार्टी के होने चाहिए। 2/3 तभी तो माना जाएगा। ऐसे में उनका जो विलय कराया जा रहा है वो तो विलय वैधानिक नहीं होगा। नहीं, पार्टी का उनके 2/3 उनके हुए ना, बीएसपी के 6 के 6 चले गए हैं, बता रहे हैं जी। तो 2/3 उनके पार्टी के हैं। मैं जो ये समझना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या ये है कि विधायकों के साथ साथ में पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी टूटना 2/3 जरूरी है, क्या ये ठीक है? ऐसा नहीं है जी, ऐसा तो नहीं लिखा कि पर जो है कार्यकर्ताओं विधायकों से काम चल जाएगा। ठीक है तो संदीप जी जी अब ये बता दीजिए, ये ऊंट बैठेगा किस करवट? नहीं, वही चीज ना है, ऊंट तो वही बैठेगा जहां केंद्र सरकार बैठाएगी। जब जबरदस्ती है, तानाशाही है, लोकतंत्र ही खत्म है। जब आप लोकतंत्र, राष्ट्रपति सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की पावर बहुत है, लेकिन पावर कहां से है, कैसे है, वो एक अलग इशू है। तो जब केंद्र सरकार चाहेगी, सीधी बात, अगर डेमोक्रेसी खत्म होगी और अगर ऑटोक्रेसी आ जाएगी जो कि आज दिख रही है, तो वहां पर वही होगा जो केंद्र सरकार चाहेगी। हमारा संविधान डेमोक्रेटिक में बनाया गया, अगर उसके पालन से हो तो ऊट सीधे सीधे है कि आज जो सरकार चल रही वही चलेगी, क्योंकि उसके साथ आज संख्या बल है और संख्या बल जिसके साथ है उसी की सरकार चलती है। लेकिन संख्या बल को जबरदस्ती गिराना कि आप चलाओ, सदन चलाओ, मैं पीछे से आऊंगा, आगे से आऊंगा, जबरदस्ती उनका विधायक कह रहा है 35 करोड़ का पैकेज लेकर आए थे, और मैं शंकर जी की कसम खाकर, भगवान की सावन के महीने में शंकर भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि 35 करोड़ का प्रस्ताव हमको किया गया। मुकेश जी आप सुन लीजिए, आप कह रहे थे ना कि हम विधायक क्यों बने, 35 करोड़ का ऑफर मिलता है, विधायक 35 करोड़ का ऑफर इधर और उसके बाद कैबिनेट और मंत्री पद भी। तो अभी आपके पास समय है, आप चेंज कर सकते हैं। जी वो चूंकि जी कि 35 करोड़ रुपया का ऑफर है, और मैं कसम शंकर भगवान की खा कहता हूं, सावन के महीने झूठ नहीं बोलूंगा, मंदिर ले चलिए, मंदिर में कह दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं कहे कि मंदिर में चलो, कसम खा लो, क्योंकि कहा उन्होंने प्रयास किया है। तो जब इतने बड़ा ऑफर है, इतना बड़ा जोड़ तोड़ है, हर स्तर पर तैयारी है, संवैधानिक पद है गवर्नर का, उसको इस तरह से बना दिया गया कि 2 बार कैबिनेट का प्रस्ताव आने के बाद भी जू नहीं रेग रही है, जबकि फाइनेंशियल
जो है प्रस्ताव होते हैं उसमें भी दूसरी बार अगर प्रस्ताव आ जाता है तो संविधान में लिखा हुआ है कि मानने के लिए बाध्य है गवर्नर। और आप जनरल इशूज को नहीं मान रहे हो, हर चीज के लिए तो संविधान में लिखा नहीं जाता है एक एक चीज, ये समझने वाली बात होती है। फाइनेंशियल में वहां फाइनल कर दिया, जनरल बिल में सीधी बात है कि जनरल प्रस्ताव जो आएंगे वहां तो एक बार में ही आपको मान लेना चाहिए। वो बात ठीक है, ये तो हम लोग ने कर लिया। आप मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस की सरकार को क्यों गिराना चाह रही है? बाकी देश में और भी सरकारें हैं। कहीं भी विपक्ष की सरकार अगर कमजोर होगी तो गिराए, और है कहाँ जी? बिहार में है तो भाजपा की दूसरे रूप में है अपना, उनका ही एनडीए का आदमी बैठा है जी जी। और आप उड़ीसा में है, आप इतना प्रचंड वहां बहुमत होता है, आपकी दाल नहीं गल सकती है। तो जहां पर आप बहुमत के करीब होते वहीं गिरा सकते हैं। अगर आपका पता चला कि बहुमत 50 का और 100 विधायक का, तो क्या गिराएंगे? नहीं गिरा पाएंगे। तो स्थिति है कि कांग्रेस की सरकारें मार्जिनल हैं। मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, यहां भी मार्जिनल ही थी, वरना कोशिश नहीं कर पाते। बहुत बड़ा बहुमत होगा, प्रचंड बहुमत होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो आप आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में नहीं कर पाएंगे, आप उड़ीसा में नहीं कर पाएंगे, आप वेस्ट बंगाल में नहीं कर पाएंगे, वहां पर नहीं कर पाएंगे। आप दिल्ली में सोचे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक मोटरसाइकिल पे बैठ के विधायक आपके जा सकते हैं, 3 विधायक हैं। आप वही कर पाएंगे जहां आपकी कोशिश करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है मुकेश जी, अब होगा क्या? जल्दी से बता दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। अब होगा क्या, ये तो बड़ा आपने मतलब सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। और फिर भी आप और मैं और जैसे कि बाकी जो हमारे मेहमान हैं वो सब अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या स्थितियां बनेंगी। अब संदीप जी जो आपने सुनी लिया, उनके हिसाब से तो वो ये कह रहे हैं कि अंततः सरकार को जाना है। उसके पीछे वो कारण दूसरे बता रहे हैं। सब बीजेपी जो है वो इसी तरीके से काम कर रही है और वो किसी कीमत पे सरकार को गिराती है, चाहे उसको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके वो सरकार को गिराना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी बीजेपी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अशोक गहलोत को गिराने की है। आप कांग्रेस को गिराने की नहीं है। राजस्थान में असली चुनौती है अशोक गहलोत को पटखनी नहीं देने की। आप समझ रहे हैं, अशोक गहलोत का जो कद है राजनीति में, विशेषकर कांग्रेस की राजनीति में, वो बहुत बड़ा है। सचिन पायलट उनके सामने एक उभरते हुए सितारे थे, उभरते हुए नेता है कांग्रेस के, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जो पार्टी की जो इनर प्रॉब्लम है, देखिए मूल प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, चलिए कोई बात नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके बाद तो सत्ता जब आ गई कांग्रेस की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए था, जिस तरह से विभागों का बंटवारा होना चाहिए था, उससे सचिन पायलट साहब जो है वो और उनके साथी उतने खुश नहीं थे जितने उनको होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? नहीं, ये तो नाखुशी भाजपा की सरकारों में भी है ना सरकार। आप यूं मानिए इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है। कौन नाराज है? यूपी की बात करें तो यूपी में डिप्टी सीएम नाराज है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ विधायक कितने हैं? नहीं, बात नाराजगी की आपने की ना, तो मैं नाराजगी की बात कर रहा हूँ। विधायक कितने हैं? हाँ सचिन पायलट के पास 18 विधायक तो हैं आज की तारीख में। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, तो वो निश्चित तौर पर वो भी चाह रहे होंगे उनका जो समर्थक विधायक हैं उनका भी प्रेशर होगा उन पे। जो विधायक नहीं है, पार्टी के पदाधिकारी है, या उन्होंने 6 साल से जब वो कांग्रेस चला रहे तो उनके साथ जो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उनके साथ जो राजनीतिक उनका सहयोग कर रहे थे। जल्दी से आखिरी 20 सेकंड में बता दीजिए, वही फाइनल सवाल मेरा, होगा क्या? बचनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि फिलहाल तो बचा लेंगे ये। ठीक है, भले ही और 5-7-10 दिन लगे, ये लड़ाई चलेगी, फिलहाल सरकार बचा लेंगे, लेकिन अंततः आने वाले समय में और कठिनाइयों का सामना करेगी सरकार, तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है सर। सीपी सिंह साहब, आपका भी फाइनल कमेंट। अब जो संवैधानिक संकट से गुजर रहा है प्रदेश, अब क्या होगा? संवैधानिक संकट के बारे में यही है कि राज्यपाल को आगे पीछे बुलाना पड़ेगा। और जैसा मुकेश जी से मैं सहमत हूं कि जैसे उनके पास अब बहुमत है तो सरकार चलेगी। अब कब जाएगी, जैसा मुकेश जी ने कहा, कभी भी जो है, और आपके दूसरे जो वक्ता थे उनके मत से भी मैं सहमत हूं। लेकिन लीगली जो है ये है कि सदन जो है, यदि उनके पास बहुमत है तो सदन को बहुत लंबे टाइम तक राज्यपाल नहीं रोक सकते हैं, बुलाना ही होगा।
जैसा कि जो है अरुणाचल प्रदेश के उसमें नाबम राबिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आगे पीछे ऐसा नहीं है, डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका हमारी जहां भी जरूरत पड़ती है डिसीजन देती है, तो कोई न कोई डिसीजन आएगा और जिसमें जो है कोई न कोई निर्णय होगा जरूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अभी तक जो निकल के आ रहा है कि फिलहाल तो सरकार बच जाएगी, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक बंधनों से बंधे हुए हैं, उनको आज नहीं तो कल सदन बुलाना ही पड़ेगा और गहलोत अपनी सरकार का बहुमत वहां पर सिद्ध करेंगे। और अगर वो सिद्ध कर देते हैं तो फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिलहाल अभी तो वेंटिलेटर पर है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन ये सरकार कितने दिन तक ऑक्सीजन पर रहेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि हमारे जो संदीप शुक्ला कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है कि किसी भी कीमत पर उस सरकार को अपने हाथ में लेना है। और जैसा कि मुकेश जी कह रहे थे कि गहलोत एक बड़े कद्दावर नेता हैं, तो उनका भी इंतजाम करना है। अब क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।